हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का साइक्रोमेट्री टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। साइक्रोमेट्री क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आर्द्र हवा यानी कि मॉइस्ट एयर की एनालिसिस यानी कि अध्ययन करते हैं उसे साइक्रोमेट्री कहते हैं। यानी कि ये भी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आर्द्र हवा का अध्ययन किया जाता है। आर्द्र हवा का मतलब ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के कण घुले हुए हैं। आगे हमारा हेडिंग है मॉइस्ट एयर या ह्यूमिड एयर। मॉइस्ट एयर का मतलब नम वायु या आर्द्र वायु। नम वायु या आर्द्र वायु किसे कहते हैं? जब एयर में वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प के कण घुल जाता है तो उस एयर को मॉइस्ट एयर यानी कि नम वायु या आर्द्र वायु कहते हैं। यानी कि ऐसी हवा जिसके अंतर्गत जल वाष्प के कण घुले हुए हैं उसे क्या कहेंगे? आर्द्र हवा। अगला है हेडिंग हमारे पास ड्राई एयर। ड्राई एयर किसके कहेंगे? जिसमें वाटर वेपर की मात्रा बिल्कुल भी ना हो। ऐसी हवा जिसके अंदर वाटर वेपर के कण बिल्कुल भी ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? ड्राई एयर। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कुछ न कुछ वाटर वेपर की मात्रा एयर में ज़रूर घुली होती है। आइडियल रूप से हम लोग ड्राई एयर मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ मात्रा वाटर वेपर की ज़रूर वायु में घुली रहती है। एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग का नाम तो हम लोग बहुत पहले से ही सुना होगा, लेकिन इसका सही में मतलब नहीं समझ पाएंगे। सदैव ह्यूमन कंफर्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि एयर ठंडी ही हो तो हमारे लायक आरामदायक ही होगी। एयर को कंफर्ट करने के लिए यानी ह्यूमन कंफर्ट को बनाने के लिए कई सारी विशेषताएं एयर के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि लिखा है, एयर को सदैव ठंडा करना ही आवश्यक नहीं होता है। यानी कि हमारे लिए केवल अगर जो एयर ठंडी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही अच्छी है, बल्कि उस एयर को ह्यूमन कंफर्ट के आधार पर तैयार करना ही एयर कंडीशनिंग कहलाता है। यानी कि ह्यूमन कंफर्ट के अनुसार अगर एयर तैयार कर ले रहे हैं तो उसी एयर को हम क्या बोलेंगे? एयर कंडीशनिंग। उसी क्रिया को क्या बोलेंगे? एयर कंडीशनिंग, या हिंदी में बोलें वातानुकूलन। अब बात आती है ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है। तो ह्यूमन कंफर्ट को देखते हैं। ह्यूमन कंफर्ट तब कहेंगे जब एयर के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं, जैसे उसका टेम्परेचर कितना हो, एयर का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच हो, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता कितना हो, 40 से लेकर के 60% के बीच हो, डस्ट फ्री हो यानी कि उस एयर में वायु में कोई भी धूल के कण ना हो, और उस एयर की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 5 से 3 मीटर प्रति मिनट का होना चाहिए, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर का। यदि एयर के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस एयर को बोलेंगे कि वो ह्यूमन कंफर्ट के लायक है, यानी वो एयर ह्यूमन कंफर्ट है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 60%, और उसमें धूल के कण नहीं होने चाहिए, स्पीड 3 से 5 मीटर प्रति मिनट होना चाहिए, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का होना चाहिए। टर्म्स रिलेटेड टू साइक्रोमेट्री, यानी कि साइक्रोमेट्री से संबंधित पद को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका साइक्रोमेट्री में ज़रूरत पड़ती है। पहला है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, या इसी को डीबीटी या स्मॉल में डीबीटी लिख सकते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है यदि उसकी संवेदी सतह का मतलब जिसके कांटेक्ट में आने से टेम्परेचर का मापन किया जाता है उसी को हम लोग संवेदी सतह या बल्ब बोलते हैं। यदि उस बल्ब पर सूखी रुई यानी कि ड्राई कॉटन लगा दी जाए तब वो
टेम्परेचर मेजर का जो भी इक्विपमेंट है वो जो टेम्परेचर मेजर करेगा, जो टेम्परेचर मापेगा, उसको हम बोलेंगे DBT या ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यानी कि जो इक्विपमेंट हम लोग टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, यदि उसकी संवेदी सतह पर सूखा कॉटन लगा दिया जाए तो उस टेम्परेचर मेजर की जो इक्विपमेंट है, जो डिवाइस है, उसके द्वारा जो टेम्परेचर मापा जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दूसरा आता है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? वेट मीन्स होता है गीला, वेट का मतलब होता है गीला। अब क्या करना है, जो टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस है हमारे पास, उसकी संवेदी सतह पर यदि वेट कॉटन यानी कि गीली रुई लगा दी जाए तो उस समय जो टेम्परेचर मापा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर बोलेंगे। एटमॉस्फेयर में वाटर यानी कि जल सदैव वेट बल्ब यानी कि WBT पर ही प्राप्त होता है। अच्छा, जो वेट बल्ब का टेम्परेचर होता है WBT का मान हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम ही आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि इस वेट बल्ब टेम्परेचर के अंतर्गत जो बल्ब होता है उस पर हम लोग वेट कॉटन लगा देते हैं, गीली रुई लगा देते हैं। तो गीली रुई है यानी कि उसमें भी जल के कण हैं। जब उसके संपर्क में एयर आती है तो वो जल के कण, वाटर के मॉलिक्यूल, एयर से एनर्जी ले करके वेपोराइज हो जाते हैं। वेपोराइज हो करके वो वेपर फॉर्म में हो जाते हैं, जिससे एयर का एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है, एयर की एनर्जी थोड़ी ड्रॉप हो जाती है, जिससे अब जो वो डिवाइस टेम्परेचर बताएगा वो थोड़ा कम बताएगा, क्योंकि पहले से ही एयर की एनर्जी ये वाटर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं और वेपोराइज हो जाते हैं। इसलिए WBT का मान कम हो जाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर की तुलना में। WBT का मान हमेशा कम या तो बराबर होगा DBT के, यानी वेट बल्ब टेम्परेचर कभी भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर से अधिक नहीं हो सकता, हमेशा इससे कम या तो बराबर ही रहेगा। अगला है हेडिंग ड्राई बल्ब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कमी, कितनी कमी, कितना घटाव हो रहा है। जैसे WBT देखें और एक DBT देखें, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे उतने समय क्या होता है, थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो कितनी गिरावट आई, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस कर दें वेट बल्ब टेम्परेचर, जो मान आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? DBD, ड्राई बल्ब डेप्रिसिएशन। यानी कि टेम्परेचर में कितनी कमी आई, कैसे निकालेंगे? ड्राई बल्ब टेम्परेचर में से वेट बल्ब टेम्परेचर को घटा दें। चूँकि हम जानते हैं कि WBT का मान हमेशा DBT से कम ही होता है, अतः ड्राई बल्ब डेप्रिसिएशन का मान हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। अगली हेडिंग है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता क्या होती है? ह्यूमिडिटी। प्रति केजी एयर में वाटर मॉलिक्यूल की जितनी वाटर वाइपर की मात्रा होती है उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या लिखा गया? और हम ये जानते हैं कि एयर में सदैव कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल यानी वाटर वाइपर के कण, जल वाष्प के कण हमेशा घुले रहते हैं। तो ह्यूमिडिटी को डिफाइन करना बनता है। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है? 1 kg एयर में उपस्थित वाटर वाइपर यानी जल वाष्प की मात्रा किसमें? ग्राम में, को क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। यानी कि प्रति केजी एयर में कितना वाटर वाइपर की मात्रा विद्यमान है उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी प्रति केजी एयर में वाटर वेपर की मात्रा, यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर अपान मास ऑफ एयर, यानी कि जल वाष्प की मात्रा किस में लेंगे? ग्राम में, बटे लिखेंगे मास ऑफ एयर यानी कि वायु का द्रव्यमान किस में लिखेंगे? केजी। यानी कि ह्यूमिडिटी की मात्रा क्या आ जाएगा? ग्राम प्रति केजी, ग्राम प्रति केजी। ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी रेशियो भी बोल सकते हैं या
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ह्यूमिडिटी बोलें, ह्यूमिडिटी रेशियो बोलें या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलें, बात एक ही होती है। एयर का जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बदलता है उसमें वाटर वेपर के घुलने की जो क्षमता होती है वो बदलती जाती है। जैसे एयर अगर जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं एयर का, तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसके घुलने की क्षमता बढ़ती जाती है, और यदि एयर का टेम्परेचर घटा रहे हैं तो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के घुलने की क्षमता घटती जाती है। यानी कि एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक सीमा तक ही घोली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि एयर के अंदर चाहे जितना ही वाटर वेपर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, उसकी भी एक सीमा होती है। यानी कि जल वाष्प के कण भी एक सीमा तक ही वो एयर में घुले जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। अगर जो जितनी सीमा है, जितना लिमिट है एयर में वाटर वेपर के घुलने की, उतना वाटर वेपर एयर में मौजूद है, तो उससे अधिक अब एयर में वाटर वेपर नहीं घुल सकते। अगला आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता। इसको हम लोग कैपिटल RH या फाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल RH या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? ह्यूमिडिटी तथा मैक्सिमम ह्यूमिडिटी का रेशियो होता है। मतलब अभी हम लोग देखें कि एयर में प्रत्येक प्रेशर या टेम्परेचर पर वाटर वेपर के घुलने की अलग अलग क्षमता होती है, यानी बदल जाती है। तो एक सेम परिस्थिति, जैसे जिस भी टेम्परेचर या प्रेशर पर हम ले रहे हैं, उसी टेम्परेचर प्रेशर पर वर्तमान में कितना वाटर वेपर की मात्रा है बटे कर दें कि उसी परिस्थिति में उस एयर में कितना अधिकतम वाटर वेपर की मात्रा घोली जा सकती है। इसी का रेशियो क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखें, वास्तविक परिस्थिति में एयर में उपस्थित वाटर वेपर की मात्रा का उसी परिस्थिति में अधिकतम वाटर वेपर की मात्रा का रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सेम परिस्थिति यानी सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जितना वाटर वेपर की मात्रा है और उसी टेम्परेचर प्रेशर पर अधिकतम जितना वाटर वेपर की मात्रा घोली जा सकती है, इन्हीं दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, RH या इसी को फाई भी बोलते हैं। इसको हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। RH या फाई बराबर क्या होगा? मास ऑफ वाटर वेपर, यानी कि उसी परिस्थिति में वाटर वेपर के कितने द्रव्यमान, कितनी मात्रा एयर में मौजूद है और उसी सेम परिस्थिति में उसमें कितना मैक्सिमम वाटर वेपर घोला जा सकता है, इन्हीं दोनों का रेशियो क्या होता है? RH। परसेंटेज में निकालना हो तो उसी में 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये परसेंटेज में। टेम्परेचर जैसे घटता जाता है वैसे वैसे मास ऑफ मैक्सिमम वाटर वेपर की मात्रा भी घटती जाती है, यानी कि वाटर वेपर की अधिकतम घुलने की क्षमता वो भी घटती जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एयर में अधिकतम बढ़ती जाती, जो अधिकतम वाटर वेपर की मात्रा घोली जा सकती है, और यदि टेम्परेचर घटाएंगे तो एयर में वाटर वेपर की कम मात्रा घोली जा सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ठंडियों में होता है, एयर में ह्यूमिडिटी की मात्रा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ठंडियों में टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से जो एयर में वाटर वेपर के कण होते हैं, जलवाष्प के कण जो मौजूद होते हैं, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो जल का रूप धारण करके वो ओस के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे एयर में वाटर वेपर की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए ठंडी के समय एयर में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। यही कारण है कि ठंडियों में स्किन में दरारें पड़ जाती हैं, स्किन फटने लगती है। क्यों? क्योंकि एयर में जल वाष्प के कण कम हैं और हमारे तब क्या होती है, जो एयर हमारी शरीर से टकराती है तो जो शरीर के में जो स्किन पर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे शरीर रूखापन आ जाता है, स्किन में रूखापन आ जाता है और हमारी स्किन फटने लगती है। अगला हेडिंग, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि
डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ये क्या कहता है, यदि किसी सिस्टम में कई सारे गैस मौजूद हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये सिस्टम है जिसके अंतर्गत 3 गैस हैं, ए बी सी, गैस ए गैस बी गैस सी। अब इन तीनों के कारण यदि हमको टोटल प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर होता है गैस ए का प्रेशर धन गैस बी का प्रेशर धन गैस सी का प्रेशर। मान लेते हैं यदि गैस ए इस सिस्टम पर पी ए प्रेशर लगा रहा है, गैस बी पी बी प्रेशर लगा रहा है, गैस सी पी सी प्रेशर लगा रहा है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, P बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। यही लिखा गया है, किसी भी सिस्टम में एक से अधिक गैसेज होने पर सिस्टम का टोटल प्रेशर यानी कि कुल दाब सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर यानी कि सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एक कोई कंटेनर है, कोई पात्र जिसमें एयर के मॉलिक्यूल घुले हैं, एयर उसमें मौजूद है। एयर होगा तो उसके अंदर वाटर वेपर भी होगा, यानी कि अब पात्र में केवल एयर नहीं है, अगर जो अलग अलग देखें तो एयर भी है और वाटर वेपर के भी कण हैं। मान लेते हैं कि उस पात्र पर जो एयर प्रेशर लगा रहा है वो पी ए है और जो वाटर वेपर लगा रहा है यानी जलवाष्प के कण लगा रहे हैं वो पी वी है। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर यानी कि वायु का आंशिक दाब, और पी वी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर यानी कि वाटर वेपर जलवाष्प का आंशिक दाब पी वी और एयर का आंशिक दाब पी ए है। अब एयर के लिए देखें और अपना आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग जानते हैं पी वी बराबर एम आर टी होता है। आइडियल गैस इक्वेशन को कई रूपों में लिखा जाता है, जैसे पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एम आर टी, पी वी बराबर आर टी, कई सारे फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसमें से एक रूप ये भी है पी वी बराबर एम आर टी, जहाँ पी है प्रेशर, वी है वॉल्यूम आयतन, एम है द्रव्यमान गैस का द्रव्यमान, आर है गैस कांस्टेंट। ध्यान दें, एक होता है आर बार और एक होता है आर, केवल आर लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और आर बार लिखा हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर का मान आर बराबर होता है आर बार बटे में मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि किसी गैस का अगर जो गैस कांस्टेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में अगर हम उस गैस के मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार से भाग दे दें तो उसका गैस कांस्टेंट निकल जाता है। अब एयर के लिए अगर जो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो क्या हो जाएगा, पी ए वी ए बराबर होगा एम ए आर ए टी ए। यहाँ से हम ए का मान निकालना चाहें तो आर टी को इधर पक्षांतर कर देंगे तो पी वी हो जाएगा बटे में आर टी हो जाएगा, जहाँ आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है। यानी कि आर ए बराबर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, आर बार बटे में लिखेंगे मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, क्योंकि एयर के लिए ले रहे हैं तो एयर का अणुभार नीचे लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो निकल जाएगा एयर का गैस कांस्टेंट। सेम प्रोसेस अगर जो हम वाटर वेपर के लिए देखें यानी कि जल वाष्प के लिए तो क्या लिखेंगे, पी वी बराबर एम आर टी, यहाँ से भी एम वी का मान निकालना चाहें तो पी वी बटे में हो जाएगा आर टी। अब अभी पिछला हम लोग पिछले कुछ समय पहले पढ़े हुए हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, मास ऑफ वाटर वेपर बटे में मास ऑफ एयर, यानी कि जलवाष्प की मात्रा बटे में एयर की मात्रा। तो यानी कि एम वी, वी क्या है, एम वी का मतलब वाटर वेपर की मात्रा, और एम ए यानी कि एयर की मात्रा, ए फॉर एयर, वी फॉर वाटर वेपर या केवल वेपर बोल सकते हैं। अभी हम लोग एम वी और एम ए का मान निकाल चुके हैं, दोनों का मान यहाँ पर हम ला करके रख दें। तो एम वी का मान पी वी बटे आर टी वी पढ़े हैं, और एम ए का मान क्या पढ़े हैं, पी वी बटे आर टी, सभी के सफिक्स में ए रहेगा,
चूँकि ये बटे में है तो ये उलट के गुणा हो जाएगा, यानी RT वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी और PV नीचे हो जाएगी। और ये भी चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी पात्र में कई सारे गैस भरे हुए हैं तो उन सभी गैसों का आयतन और टेम्परेचर बराबर रहता है, क्योंकि एयर हमेशा जितना स्पेस पाती है उतना पूरे का पूरा आयतन वो घेर लेती है। और सभी एक ही पात्र में बंद है तो यानी कि वाटर वेपर का आयतन और एयर का आयतन बराबर हो जाएगा, और एक ही पात्र में इसलिए टेम्परेचर भी बराबर हो जाएगा। यानी किसी पात्र में बंद सभी गैसों का आयतन व टेम्परेचर समान होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं VV इक्वल टू VA, TV इक्वल टू लिख सकते हैं TA। ऊपर इस वैल्यू को रखें तो क्या हो जाएगा, VV आपस में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये और ये वैल्यू बराबर है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये T और ये T आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा ऊपर, PV RA बटे में RV PA। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, PV RA PA RV। और R क्या था, गैस कांस्टेंट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बटे में एयर का मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि एयर के लिए है। RV वाटर वेपर के लिए है तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बटे में वाटर वेपर का मॉलिक्यूलर वेट। आगे देखें, R बार यहाँ पर भी है, R बार यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या, ये उलट के ऊपर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो MV ऊपर MA नीचे। MV क्या है, वाटर वेपर का आणविक भार, और MA है एयर का आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, और ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वेपर। PV बटे में PA। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, H2O होता है, तो इसका अणुभार कितना होता है 18। एयर का अणुभार होता है 29। ये याद करने वाली बात है, एयर का अणुभार कितना होता है 29 होता है। तो यहाँ उसकी वैल्यू को रख दें और हम लोग सॉल्व कर लें। 18 बटे 29 को सॉल्व करें कितना आएगा 0.62 इंटू में क्या हो जाएगा PV/PA। यह आ जाएगा W का मान। या हम और क्या लिख सकते हैं, P बराबर टोटल प्रेशर बराबर क्या लिख सकते हैं, PA प्लस में PV। तो यहाँ से अगर जो हम PV को लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, PV को यहीं रहने दें, PA को ट्रांसफर कर दें, क्या हो जाएगा P माइनस PA बटे में PA। या PV को ऐसे रहने दें, PA को ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा P माइनस PV। यहाँ से क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल प्रेशर बराबर क्या होगा, एयर का आंशिक प्रेशर और वाटर वेपर का आंशिक प्रेशर। तो यहाँ से PA का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा P माइनस, ये इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा P माइनस PV। या PB का मान निकालना चाहेंगे तो P माइनस PA हो जाएगा। वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो ये W यानी ह्यूमिडिटी का मान निकल करके आ जाएगा। आगे देखें, यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम है, इसका क्या मतलब कि जितना मैक्सिमम वाटर वेपर एयर में घुल सकता है उतना अभी पूरा नहीं घुला हुआ, कुछ और अभी घुल सकता है। तो इस समय जो एयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड एयर, असंतृप्त हवा। यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से कम है, इसका मतलब इसमें वाटर वेपर ऐड करने की संभावना है। इसका ये मतलब है कि एयर में अभी और वाटर वेपर घुल सकते हैं। तो इस एयर को क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड एयर, असंतृप्त हवा। यानी असंतृप्त हवा किसे कहेंगे, यदि उस हवा में और वाटर वेपर के कण घोले जा सकते हैं तो उस हवा को बोलेंगे असंतृप्त हवा। और यदि उस एयर में वाटर वेपर के कण अब नहीं घोले जा सकते तो उसको क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड एयर, संतृप्त हवा। यानी कि उस समय उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी, 100 होगी। यानी जितना वाटर वेपर घुलना चाहिए था उतना पूरे का पूरा घुल चुका है एयर में, अब उससे अधिक वाटर वेपर एयर में नहीं घुल सकता। तो इस समय एयर को हम क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड एयर, संतृप्त हवा।
गर्मी तथा पसीना न सूखने का जो अनुभव होता है वो RH पर ही निर्भर होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर एयर के अंदर वाटर वेपर घुलने की क्षमता बढ़ती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर के अंदर वाटर वेपर के घुलने की क्षमता बढ़ती है। टेम्परेचर घटता है तो एयर के अंदर वाटर वेपर के कण घुलने की क्षमता घटती है। आगे देखें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर DPT। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? जैसा कि अभी हम जानते हैं कि टेम्परेचर घटने पर एयर के अंदर वाटर वेपर के घुलने की क्षमता घटती जाती है। तो यदि हम एयर का टेम्परेचर घटाते जाएं तो उसमें जितने वाटर वेपर के कण घुले हुए हैं एक समय ऐसा आएगा कि जितना घुलना चाहिए था उतना उसमें मौजूद है। अब उससे जैसे ही थोड़ा सा हम और टेम्परेचर डाउन करेंगे तो जो उसमें वाटर वेपर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? ड्यू के फॉर्म में, ओस के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस समय जो टेम्परेचर होगा उस एयर का उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। यदि अनसैचुरेटेड एयर, असंतृप्त हवा का टेम्परेचर कम किया जाए तो जिस पॉइंट पर ड्यू बनना यानी ओस बनना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, DPT बोलते हैं। और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू बनना कब शुरू होगा? जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% हो जाए, यानी कि टेम्परेचर घटाते जाएं तो जितना अधिकतम वाटर वेपर की घुलने की क्षमता थी उतना उसकी हो गई। अब उससे जैसे थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन करेंगे वो जो वाटर वेपर के कण है ड्यू के रूप में यानी ओस के रूप में पृथ्वी पर गिर जाएंगे, यानी उसमें से ड्यू बनना शुरू हो जाएगा। तो ये क्रिया कब होती है? जब RH का मान 100% है, यानी कि वाटर वेपर की घुलने की क्षमता अब उसमें और अधिक नहीं है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पर याद रखने वाली बात है कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होती है उस समय ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर तीनों का मान बराबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, RH 100 पर DPT, DBT और WBT का मान बराबर होता है। अगला हेडिंग है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये क्या होता है? या ह्यूमिडिटी तथा सेचुरेशन पॉइंट पर ह्यूमिडिटी का रेशियो होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ह्यूमिडिटी बटे में लिख देंगे सेचुरेशन पॉइंट पर ह्यूमिडिटी, यस फॉर सेचुरेशन। ह्यूमिडिटी अभी हम लोग पीछे देखे हुए हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। ह्यूमिडिटी बराबर क्या आएगा? 0.62 इंटू में आ जाएगा PV बटे में P-PV। या सेचुरेशन पॉइंट पर ह्यूमिडिटी देखेंगे तो सेचुरेशन पॉइंट पर वाटर वेपर का जो प्रेशर है उसको हम यहाँ पर बदल देंगे, यानी कि 0.62 गुणे हो जाएगा PVS बटे में हो जाएगा P-PVS। अब यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मान निकालना चाहें तो स्मॉल w और स्मॉल WS का मान यहाँ पर रख दें तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकल जाएगा। यहाँ से डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये है हमारा W का मान, बटे में रखेंगे WS का मान तो ये उल्टा करके गुणा हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? 0.62 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? PV इंटू में P-PVS बटे में आ जाएगा PVS इंटू में आ जाएगा P-PV, यानी कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये निकल के आएगा। आगे आता है साइक्रोमेट्री चार्ट। साइक्रोमेट्री चार्ट क्या होता है? साइक्रोमेट्री चार्ट में मोस्ट एयर यानी कि नम वायु, आर्द्र वायु की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को दर्शाया जाता है। यह एक चार्ट होता है, एक डायग्राम होता है जिसके अंतर्गत नम वायु यानी आर्द्र वायु की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को दर्शाया जाता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इसमें क्या क्या दर्शाया जाएगा? DBT यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है किसके? मोस्ट एयर के, यानी कि नम वायु के ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हैं। इन्हीं को फिगर के माध्यम से अगर जो हम दर्शाएं
तो उसी को हम क्या बोलेंगे, साइक्रोमेट्रिक चार्ट, या एक 2D फिगर होता है, 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर होता है ये। आगे देखें, DBT यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर, वेट बल्ब टेम्परेचर को निगेटिव स्लोप की लाइन से दर्शाया जाता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो हम लोग जानते ही हैं, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। निगेटिव स्लोप क्या होता है इसको समझें। स्लोप यानी कि प्रवणता, स्लोप बराबर क्या होता है, इसको हम लोग यम से दर्शाते हैं, या इसी को हम लिखते हैं tan थीटा। क्या होता है प्रवणता, किसी भी रेखा का एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो कोण बनाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रवणता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये कोई रेखा जा रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा है, ये जो कोण बनाएगा इसी का अगर जो हम टेंजेंट ले लें यानी कि tan थीटा, तो क्या हो जाएगा, यही प्रवणता हो जाएगी। और ये हम जानते हैं यदि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है तो tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा, और 90 डिग्री से अधिक है तो tan थीटा का मान निगेटिव होगा। tan थीटा का मान निगेटिव तो प्रवणता का मान निगेटिव, यानी निगेटिव स्लोप का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ 90 अंश से अधिक का कोण, यानी कुछ इस प्रकार, ये लाइन क्या कहेगी हमारी, ये निगेटिव स्लोप की लाइन कहलाएगी। और पॉजिटिव स्लोप की लाइन खींचनी हो तो इस टाइप का कुछ, यानी 90 अंश से कम है तो उसको पॉजिटिव स्लोप की लाइन बोलेंगे। और यदि ये कोण यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कोण यदि 90 अंश से अधिक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव स्लोप की लाइन। ये हमारा निगेटिव स्लोप की लाइन है और ये हमारा पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। ये वाला कोण नहीं लिया जाएगा, क्लॉकवाइज दिशा का कोण नहीं लिया जाता है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा का कोण लिया जाता है। आगे क्या है, इसमें वाई एक्सिस पर ह्यूमिडिटी तथा DPT यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को दर्शाया जाता है। एक्स एक्सिस पर किसको दर्शाएंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को, और वेट बल्ब टेम्परेचर को किससे दर्शाएंगे, निगेटिव स्लोप की लाइन से। वाई एक्सिस पर ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। देखते हैं कैसा होता है साइक्रोमेट्री चार्ट। ये कुछ इस प्रकार, ये हमारा कुछ इस टाइप का ये एक फिगर होता है जिसको हम लोग साइक्रोमेट्री चार्ट बोलते हैं। ये जो कर्व वाली लाइन है इसको हम लोग RH100 यानी स्पेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 की लाइन बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक RH का मान यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान यहाँ पर 100 होता है। तो ये हमारा हो गया RH100 की लाइन। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर को दिखाना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस में, ये इस टाइम, ये DBT। जैसे जैसे दाहिने की तरफ बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर का मान बढ़ता जाता है, 20, 50, 105, आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर का मान बढ़ता है। इसकी लाइन कुछ ऐसे वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर। ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोलेंगे, ड्राई बल्ब लाइन। और यहाँ पर जो टेम्परेचर मेंशन रहेगा, जो लिखा रहेगा, उसको कौन सा टेम्परेचर बोलेंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक इसी प्रकार वेट बल्ब टेम्परेचर को देखें। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, निगेटिव स्लोप की लाइन, ये निगेटिव स्लोप की लाइन है, इसको हम बोलेंगे वेट बल्ब लाइन बोलेंगे। और यहाँ पर जो टेम्परेचर लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पर जो स्केल बनी होगी उसको क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर स्केल। आगे देखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH, ये है हमारा RH100 की लाइन। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं RH का मान घटता जाता है, RH80, RH45, RH20, ऐसे नीचे नीचे जैसे जाते हैं घटता जाता है। और ये पूरा ऊपर क्या होता है, RH100 की लाइन। RH100 की लाइन ऐसे कुछ कर्व होती है। इसको, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। ह्यूमिडिटी रेशियो, या इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी रेशियो का लाइन। ये ह्यूमिडिटी कैसे होता है, ये वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज लाइन होती है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको वैल्यू लिखी हुई, इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी रेशियो या ह्यूमिडिटी बोलेंगे। और ये जो लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी रेशियो लाइन बोलेंगे।
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को भी हम वाई एक्सिस पे दर्शाते हैं। ये एक क्षैतिज लाइन होती है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट लाइन बोलेंगे। और यहाँ पर जो टेम्परेचर लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलेंगे। और जो स्केल होगा उसको क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर स्केल। उसके बाद आता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी की लाइन भी नेगेटिव स्लोप की लाइन होती है, कुछ इस प्रकार जैसे हमारा WBT की लाइन थी, वेट बल्ब टेम्परेचर का। और यहाँ पर जो टेम्परेचर, ये जो एंथैल्पी लिखी होगी इसकी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी। और जो स्केल रहेगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एंथैल्पी स्केल। फिर आता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन। ये भी कुछ स्पेसिफिक एंथैल्पी जैसा ही होता है, लेकिन इसका एंगल स्पेसिफिक एंथैल्पी की तुलना में थोड़ा कम होता है। ये जो एंगल है स्पेसिफिक एंथैल्पी का अधिक होता है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम का थोड़ा कम होता है। सभी को एक साथ देखें तो हम ये जानते हैं कि RH अगर जो 100 है तो वहाँ पर DPT यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, तीनों का मान सेम होता है। ये अगर जो RH 100 है, RH 100 की लाइन है ये, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 के, तो अगर जो इस पॉइंट पर ले हम कोई बिंदु यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर जितना ये हो, ये वैल्यू मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी जितना भी, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जितना ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा उतना इधर भी होगा, इधर क्या आएगा हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, उतना ही ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी होगा। और उतना ही यहाँ पर वेट बल्ब टेम्परेचर भी होगा, यानी कि यहाँ से जो लाइन ये जाएगी तिरछी, इसको हम क्या बोलेंगे, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, और इसका भी मान उतना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया गया है कि यदि RH 100 पर यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं जहाँ पर DBT का टेम्परेचर दिखा रहा है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस लाइन पर यानी RH 100 की जो लाइन है उसी पॉइंट से जो DPT की लाइन यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की जो लाइन होगी वो भी 25 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर बताएगा। और उसी पॉइंट से जो WBT यानी वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन होगा वो भी 25 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बताएगा। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक कमरे में ड्राई बल्ब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी DBT का मान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, तथा वेट बल्ब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो इस समय ज्ञात कीजिए DPT यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या दे रहा है, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान 20 डिग्री सेल्सियस और ड्राई बल्ब टेम्परेचर का मान 25 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। पहले हम लोग एक साइक्रोमेट्री चार्ट खींच लें। साइक्रोमेट्री चार्ट कुछ इस प्रकार होगा, और इधर जो जाएगा ये DBT होगा, और ऊपर जो जाएगा उधर क्या जाएगा, DPT यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और इधर ही जाता है ह्यूमिडिटी जाता है। और ये क्या होता है हमारा नेगेटिव स्लोप WBT वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर का मान कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस की अगर जो लाइन ये हम खींच लें तो ये आ करके कहीं ना कहीं RH 100 की लाइन को कट करेगा। और उसी पॉइंट से अगर जो नीचे हम लाइन खींचेंगे तो इस समय जो DBT का मान होगा वो भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों, क्योंकि RH 100 पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और DPT का मान सेम होता है। अब क्वेश्चन में 20 डिग्री सेल्सियस WBT तो मिल गया, और क्या चाहिए, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दिया था, 25 डिग्री सेल्सियस। तो इससे 20 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा आगे हम चलेंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो यानी कि यहाँ कहीं होगा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस की लाइन हम इससे ड्रा कर दें। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस का DBT की लाइन हो गई, और ये 20 डिग्री सेल्सियस का WBT की लाइन हो गई, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। अब इस समय इसी पॉइंट से जो लाइन हो करके RH की जाएगी, ये जो वैल्यू बताएगी वो हमारा वहाँ से निकल जाएगा RH की वैल्यू यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू। और इसी पॉइंट से हो करके जो इधर जाएगी लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, वही क्या बताएगा हमारा DPT
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और यहीं पर जो ह्यूमिडिटी की वैल्यू लिखी होगी वो क्या बताएगा हमारा स्मॉल w का मान। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी दो चीज़ अगर दिया हुआ है तो बाकी के सारे जो मान है, चाहे dpt हो, चाहे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो, चाहे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोई भी मान हम निकाल सकते हैं। बस केवल एक चीज़ हमको याद रखना है कि RH 100 पर 3 मान बराबर होते हैं। वो 3 मान कौन कौन? dBT, WBT और dPT। ये तीनों के मान RH 100 यानी कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 हो जाती है उस समय तीनों मान dBT, WBT और dPT सेम होते हैं। ओके, थैंक यू। वंदे मातरम।